नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज सॉग्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स जेंडर स्टडीज बैग्स, सेमेस्टर 1, BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, खंड 1 हिंदी भाषा और संप्रेषण 1, इकाई 3, स्वर के प्रकार 3.0 उद्देश्य। इस इकाई में स्वर के प्रकार पर चर्चा होगी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप स्वर के स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे, स्वरों के वर्गीकरण के आधार का परिचय दे सकेंगे, स्वर के प्रकारों के बारे में एक अच्छी समझ विकसित कर सकेंगे, मानक स्वर की अवधारणा और स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे, मूल स्वरों के उच्चारण, स्थान और प्रयत्न पर प्रकाश डाल सकेंगे और स्वर के संबंध में अपने ज्ञान को समृद्ध कर सकेंगे। 3. एक प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने हिंदी की वर्ण व्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। आपने स्वर एवं व्यंजन वर्णों के उच्चारण, लेखन आदि के संबंध में भी विशद रूप से जानकारी हासिल की थी। इस इकाई में स्वर के प्रकार पर चर्चा की जाएगी। ह्रस्व, दीर्घ तथा संयुक्त स्वरों के अंतर्गत स्वर के संबंध में आपकी जानकारी को अधिक विस्तार देने का प्रयास इस इकाई में किया जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से ध्वनियों का अत्यंत प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन है। स्वर और व्यंजन का उल्लेख उपनिषद काल से मिलता है, लेकिन ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास महाभाष्यकार पतंजलि ने एक सूत्र प्रदान किया, स्वय राजन्ते स्वरा अन्वक भवति व्यंजनमिति। इसका आशय है स्वर स्वतंत्र हैं, लेकिन व्यंजन उन पर, स्वरों पर आधारित तथा अवलंबित होते हैं। पिछली इकाई में आपने पढ़ा भी है कि व्यंजनों का उच्चारण सदैव स्वर की सहायता से होता है, जैसे म प्लस म, र प्लस र, ल प्लस ल आदि। बहरहाल, आइए अब हम स्वर की परिभाषा और उसके स्वरूप के बारे में अवगत होने का प्रयास करते हैं। 3.2 स्वर, परिभाषा एवं स्वरूप। आप जान चुके हैं कि स्वर एवं व्यंजन अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित हैं, लेकिन इनके बारे में पतंजलि ने सबसे पहले उल्लेख किया था। भारतीय तथा पाश्चात्य परंपरा में स्वर की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनका सार रूप कुछ ऐसा उभरता है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चरित होती हैं। इसके विपरीत व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चरित होती हैं। उपर्युक्त परिभाषा हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के स्वरों के लिए बहुत ही मान्य है। पाश्चात्य देशों की अनेक भाषाओं के लिए भी सटीक हो सकती है, लेकिन कई भाषाओं में जहां स्वर ध्वनियां होती ही नहीं हैं, वहां उपर्युक्त परिभाषा स्वीकृत नहीं हो सकती है। उल्लेख करने वाली बात है कि रोमानिया, चौक आदि कुछ ही भाषाओं में ही स्वर का प्रयोग या तो कम है अथवा नहीं के बराबर है। अस्तु, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। ई और उ को छोड़कर अधिकांश स्वरों के उच्चारण में मुख विवर में हवा प्रकंपित होती हुई बिना विशेष अवरोध के निकल जाती है। स्वरों का उच्चारण किसी एक निश्चित स्थान से होता नहीं, पूरे मुखविवर से एक प्रकार की गूंज होती है। यह गूंज मुख विवर के स्वरूप पर निर्भर करती है। मुख विवर प्रशस्त होगा तो एक प्रकार की गूंज होगी, जबकि मुखविवर संकरा हो तो दूसरे प्रकार की गूंज का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 3.3 स्वरों के वर्गीकरण के आधार। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। जीभ की स्थिति। किसी भी स्वर के उच्चारण में जीभ का व्यवहृत भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अग्र, मध्य और पश्च भाग के आधार पर अथवा कभी तालु के अति निकट तो कभी बिल्कुल नीचे अथवा कभी तालु के आसपास की स्थिति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण होता है। ओष्ठों की स्थिति, ओष्ठों को वृत्ताकार करके स्वरों का उच्चारण हो तो उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। हिंदी में ओ इस प्रकार के स्वर हैं। यदि ओष्ठों को बिना वृत्ताकार किए स्वरों का उच्चारण हो तो उन्हें आवृत्तमुखी स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे आ ई ए। मात्रा, मात्रा से आशय स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा है। इसके आधार पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर दो भेद होते हैं। जैसे अ ई उ ह्रस्व है तो आ ई उ दीर्घ स्वर हैं। कौवे की स्थिति। कौवे की स्थिति के अनुसार स्वरों के मौलिक और आनुनासिक दो भेद होते हैं। अ आ ई आदि स्वरों के उच्चारण के समय कौवा ऊपर उठकर पूरी हवा मुंह से निकालने में सहायक होता है, इसलिए इन्हें मौलिक स्वर कहा जाता है। लेकिन अ आ ई उ आदि के उच्चारण में कौवा बीच में लटकता रहता है, तो हवा का थोड़ा अंश नाक से होकर निकलने के चलते इन्हें आनुनासिक स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। ओष्ठ, जिह्वा, मात्रा और कौवे की स्थिति के अलावा मुंह की मांसपेशियों की दृढ़ता या शिथिलता, स्वर तंत्रियों की अवस्थिति आदि के आधार पर भी हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन इन पर विचार किए बिना अब हिंदी के स्वरों के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न के बारे में चर्चा करना समीचीन प्रतीत होता है। 3 मार्च 2001 उच्चारण स्थान और प्रयत्न। हिंदी के मूलस्वरों और उनके रूपों के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न की चर्चा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। यह अर्धविवृत मध्य स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कुछ ऊपर उठता है और होंठ कुछ खुल जाते हैं। अस्वर का व्यवहार बहुत से शब्दों में पाया जाता है, जैसे अनाज, अब, कमल, सरल। इन शब्दों से आप स्पष्ट बता सकते हैं कि अ का उच्चारण शब्दों के आरंभ में या मध्य में हुआ है। यह विवृत पश्च स्वर है। प्रधान स्वर अ से बहुत मिलता जुलता है। इसके उच्चारण में जिह्वा नीचे की ओर तथा होंठ चारों ओर फैल जाते हैं। यह स्वर आदि, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थितियों में उच्चरित होता है। आकाश, काली, महीना। ओ, यह अर्धविवृत दीर्घ पश्च स्वर है। यह अंग्रेजी से आगत वर्ण है। आदि एवं मध्य की स्थिति में यह उच्चरित होता है। उदाहरणार्थ डॉक्टर, ऑफिस, कॉटन। ई इसके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग काफी उठ जाता है और होंठ कुछ खुले होते हैं। आदि, मध्य एवं अंत तीनों स्थितियों में यह स्वर उच्चरित होता है। जैसे इसका वैज्ञानिक, रवि आदि। यह संवृत दीर्घ अग्र स्वर है। इसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठता है और होंठ चौड़ाई में खुल जाते हैं। यह भी आदि, मध्य और अंत में उच्चरित होता है। ईख, सीता, बड़ी जैसे शब्दों में तीनों स्थितियों उल्लेख मिल जाता है। उच्चरित उक, यह संवृत ह्रस्व पश्च स्वर है। इसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठता है तथा ओंठ वृत्ताकार हो जाते हैं। आदि, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थितियों में इसका उच्चारण होता है। उदाहरणार्थ कुमति, सुमति, मृदुल, पृथुल, गुरु, साधु आदि। ऊक, यह संवृत दीर्घ स्वर है। इसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठकर कोमल तालु के पास पहुंच जाता है। तीनों ही स्थितियों में इसका उच्चारण होता है। जैसे ऊसर, ऊनी, चूहा, सत्तू, भालू। एक, यह अर्ध संवृत अग्र स्वर है। इसके उच्चारण में होंठ दोनों ओर ई से अधिक खुलते हैं। बोलियों में इसका अधिक प्रयोग होता है। तीनों स्थितियों में उच्चारण होता है। एक, केला, चेला, चले, बोले आदि। यह अर्धविवृत ह्रस्व अग्रस्वर है। वैर, पैर, सैर, कसैला,
विशैला आदि शब्दों में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। ओ यह अर्धसंवृत पश्च स्वर है। इसके उच्चारण में होंठ काफी वृत्ताकार हो जाते हैं। यह तीनों स्थितियों में उच्चरित होता है, गोला, घोला, ओला, पियो, जियो आदि। और यह अर्धविवृत वृत्तमुखी ह्रस्व पश्च स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कुछ ऊपर उठ जाता है। लिखने में और का ही प्रयोग होता है, औसर, औरत आदि। 3, 4 स्वर के प्रकार। आप जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं। 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 संयुक्त स्वर। अब हम उपर्युक्त तीनों प्रकार के स्वरों पर पृथक रूप से आपको बताना। हम सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में परिचय प्राप्त करें। 3.4 एक ह्रस्व स्वर। आइए, आपको स्मरण होगा कि स्वरों के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की चर्चा के दौरान को मात्रा को भी एक प्रमुख आधार के रूप में उल्लेख किया गया था। यह मात्राओं का अर्थ स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इस दृष्टि से अ, इ, उ और ऋ ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर है। अंग्रेजी में ह्रस्व स्वर को शार्ट वायल के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना अनुचित न होगा कि आधुनिक ध्वनि विज्ञान के अनुसार स्वर वे सघोष ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर थोड़ा बहुत सदैव विवृत रहता है और श्वास नलिका से आती हुई वायु बिना किसी अवरोध के धारा प्रवाह निकल जाती है। स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर यदि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत चारों स्वरों अति, उ, ऋ की परख हो तो ये स्वर सिद्ध होते हैं। कहना न होगा कि अन्य स्वरों की भांति ये भी अक्षर का निर्माण करने में समर्थ हैं। 3.4 दो दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को अंग्रेजी में लॉन्ग वावेल कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कह सकते हैं क्योंकि वे दो स्वरों के योग से बनते हैं। ये दो तरह के हैं, एक तो वे जो उसी स्वर के दीर्घ उच्चारण के कारण बनते हैं, जैसे आ, ई, उ को क्रमशः अ, ई और उ हैं, और दूसरे वे जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से बनते हैं, जैसे ऐ, ए, आए, ए, अ, ओ, औ। उपर्युक्त तथ्यों को अधिक पुष्ट करने के लिए कुछ शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अ प्लस आ, मत प्लस अनुसार मतानुसार, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास, मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन, इ प्लस ई, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, उ प्लस उ, सु प्लस उक्ति, भानु प्लस उदय, सूक्ति, भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, अ प्लस इये, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, अ प्लस ओ, पर प्लस उपकार परोपकार, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, विवाह प्लस उत्सव विवाहोत्सव, अ प्लस ओ और, जल प्लस ओध जलौध, दंत प्लस ओष्ठ दंतौष्ठ, परम प्लस ओज परमौज, अ प्लस ओ और, महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औदार्य महोदार्य। ए और ओ में दो स्वरों का योग मिलता है।
इसलिए इन्हें अंग्रेजी में डिप्थांग कहा जाता है, जबकि ए और ओ में 3 स्वरों का एक साथ उच्चारण होने के चलते ट्रिप्थांग कहा जाता है। एक बात और है, सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे अ आ ई उ ए ओ। आपने यहां देखा कि जिन स्वरों के ऊपर मात्राएं होती हैं, वहां अनुनासिक या चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार या बिंदु लगाया जाता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि जिन स्वरों में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओडम, यहाँ उपलुत है क्योंकि इसे बोलने में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। 3.4 3 संयुक्त स्वर। वैदिक काल में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी। ये स्वर थे ए आई ओ औ आ। लौकिक संस्कृत तक आते आते संयुक्त स्वरों की संख्या 2 रह गई। ए और ओ मूल स्वर बन गए। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी मध्यकालीन भाषाओं में इन दोनों संयुक्त स्वरों का लोप हो गया। लेकिन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ए और ओ पुनरु अस्तित्व में आ गए। हिंदी तथा उसकी प्रायः सभी बोलियों में इन दोनों स्वरों का प्रयोग संयुक्त स्वर और मूल स्वर दोनों रूपों में होता आ रहा है। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखे जा सकते हैं। ए संयुक्त स्वर भैया, मैया, रुपया। औ संयुक्त स्वर ओवा, कौवा, हौवा। श्रुति है। यहाँ ए के बाद य, यहाँ औ के बाद व श्रुति है। ए मूल स्वर कैसा, पैसा, बैल आदि शब्दों में ए के बाद यह श्रुति नहीं है। ए का उच्चारण मूल स्वर के रूप में ही होता है। 3.5 मूल स्वर। जो स्वर न अग्र रेखा के समीप हैं, न पश्च रेखा के केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। आ ऐसे ही स्वर हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है, तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर समरूप ग्रेफीम कही जाती है। 3.5 2 अ की स्थिति। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह हर व्यंजन में अनुस्यूत होता है। जैसे प प्लस अ, शुद्ध व्यंजन प्लस स्वर भाग। बोध प्रश्न 2। नीचे दिए गए कुछ कथन सही हैं, कुछ गलत। सही कथन के आगे तथा गलत कथन के आगे किस स्माइली चिन्ह लगाइए। 1 सभी प्रकार की ध्वनियां स्वर और व्यंजन ध्वनियां हैं। 2 स्वर ध्वनियां वे हैं जो स्वतः बोली जा सकती हैं। 3 जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं होता वे व्यंजन ध्वनियां हैं। 4 जिह्वा के क्रमशः 3 भाग हैं, मध्य, पश्च और अग्र। 5 मात्रा स्वर की समरूप कही जाती है। 6 आ केंद्रीय स्वर हैं। 7 औ में अ प्लस औ का योग है। 8 स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती। 3 मई 2003 अनुनासिकता। स्वरों के उच्चारण में अनुनासिकता की स्थिति मानी जाती है। इनके उच्चारण में अलिजिह्वा, कौवा, मध्य में लटकती रहती है, जिससे वायु का कुछ अंश नाक से भी निकलता है। जैसे आ, ई, उ, ए आदि ऐसी ही स्वर ध्वनियां हैं। इसके 2 भेद हैं। एक अल्प अनुनासिक जैसे राम का आ एक में। 2 पूर्ण अनुनासिक जैसे हा का आ में। 3 मई 2004 आघात। जबकि स्वर का उच्चारण बल या जोर देकर किया जाता है, तब इसे आघात एक्सेंट कहते हैं। भाषा विज्ञानी इसे स्वराघात और बलाघात कहते हैं। इसकी 3 स्थितियां मानी गई हैं। 1 बलात्मक स्वराघात। इसमें किसी ध्वनि पर बल देकर उच्चारण किया जाता है। जैसे इंद्र शत्रु में यदि इंद्र पर स्वराघात किया जाएगा तो यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
दो, संगीतात्मक स्वराघात वाक्य और खासकर कविता में ध्वनिगत उतार चढ़ाव होता है। इसे संगीतात्मक स्वराघात कहा जाता है। उदाहरण, क्या तुम घर जाओगे में जाओगे का उच्चारण कुछ ऊंचे सुर में होता है। 3, रूपात्मक स्वराघात प्रायः हर व्यक्ति का कंठ स्वर भिन्न होता है। इसी से व्यक्ति की पहचान हो जाया करती है। इसका संबंध भाषा से न होकर बोलने या उच्चारण से होता है। आठ, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं है। इसका महत्व यही है कि अंधकार में भी किसी की आवाज सुनकर हम पहचान लेते हैं कि यह किसी परिचित की ध्वनि है या अपरिचित की। इसी प्रकार टेलीफोन पर आवाज सुनकर अनुमान कर सकते हैं कि यह किसकी आवाज है। 3.5 शब्दों में अलोप की स्थिति। आपने देखा कि अस्वर की मात्रा नहीं होती, इसी प्रकार हिंदी में कुछ स्थानों पर अस्वर का उच्चारण नहीं होता। उदाहरण के लिए लड़की शब्द पर ध्यान दीजिए। कोई अन्य भाषाभाषी इसका उच्चारण ल प्लस अड प्लस अक प्लस ई इन समस्त ध्वनियों के साथ करेगा, किंतु हिंदी मातृभाषा भाषी इस शब्द का उच्चारण लड़की न कर लड़की के रूप में करेगा, अर्थात ऋ व्यंजन के बाद आने वाले अस्वर का उच्चारण नहीं होगा। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जिनके मध्य में आने वाले अस्वर का उच्चारण करते समय लोप कर देते हैं। इसी प्रकार राम, चुप, कुल आदि शब्दों का उच्चारण कीजिए। क्या हम इन शब्दों का उच्चारण ठीक वैसा ही करते हैं जिस रूप में ये लिखे हुए हैं? नहीं, हिंदी भाषाभाषी इन शब्दों का उच्चारण राम, चुप, कुल आदि के रूप में करता है, अर्थात हिंदी में शब्द के अंत में आने वाले अस्वर का उच्चारण नहीं भी किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हिंदी में अस्वर का लोप कर देने के संबंध में कोई नियम है या हम अपनी मर्जी से उच्चारण करते समय का लोप कर देते हैं? हिंदी में अस्वर का लोप एक तो शब्द के अंत में तथा दूसरे शब्द के मध्य में 2 स्थानों पर किया जाता है। आगे दोनों स्थितियों की चर्चा की गई है। 1, शब्दांत में अप लोप। जैसा कि बताया गया कि हिंदी में शब्द के अंत में सदैव अस्वर का लोप कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदी भाषी शब्द के अंत में अर्हित व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तथापि लिखते समय उन शब्दों में हलंत का चिन्ह नहीं लगाते, क्योंकि हमारी लेखन व्यवस्था तो परंपरागत रूप का ही अनुसरण करती है। अब नीचे दिए गए शब्दों के लिखित तथा उच्चरित रूपों पर ध्यान दीजिए। उच्चारित रूपों में शब्द के अंत में अलोप दिखाया गया है। लिखित रूप, उच्चरित रूप। आम, आम, कल, कल, चार, चार, पांच, पांच, पेड़, पेड़, 2। शब्द के मध्य में अलोप। हिंदी में शब्दों के मध्य में भी उच्चारण के स्तर पर अस्वर का लोप किया जाता है। शब्द के मध्य में होने वाले अलोप के 2 अलग नियम मिलते हैं। नियम 1, आप देख चुके हैं कि लड़की शब्द में उच्चारण करते समय ड के बाद आने वाले स्वर का लोप किया जाता है। इसी तरह अन्य शब्दों में अलोप देखा जा सकता है। लिखित रूप, लड़का। उच्चरित रूप, लड़का, जनता, जनता, मछली, मछली, गिनती, गिनती, सरसों, सस, निकला, निकला, फरसा, फरसी। यदि आप इन शब्दों की संरचना पर ध्यान दें तो पाएंगे कि जिस अस्वर का लोप हो रहा है उसके पूर्व तथा उसके बाद में आने वाले वर्णों की प्रकृति समान है, अर्थात सभी शब्दों में लुप्त होने वाले अ के पूर्व एक व्यंजन तथा एक स्वर अवश्य आ रहा है और उसके बाद में एक व्यंजन तथा दीर्घ स्वर आ रहा है। जब भी इस प्रकार की स्थिति होगी, उच्चारण में अस्वर का लोप कर दिया जाता है। नियम 2, अब नीचे दिए गए शब्दों के लिखित तथा उच्चरित रूपों पर ध्यान दीजिए। लिखित रूप,
अनबन, अनबन, अनशन, अनशन, तड़पन, तड़ूपन, सिमटन, सिमटन। उपरोक्त उदाहरणों में अंतिम अलोप के साथ एक अस्वर का और लोप हो रहा है। इन सभी शब्दों में सभी ह्रस्व स्वर क्रम से आ रहे हैं। आथ यदि किसी शब्द में 3 या 3 से अधिक ह्रस्व स्वर एक क्रम में आए तो बाईं ओर से दूसरे अस्वर का लोप कर दिया जाता है। जैसे सिमटन शब्द में या अनबन शब्द में बाईं ओर से गिनने पर दूसरा अस्वर बीच में आया है, आथ इसका उच्चारण नहीं किया जाता। वस्तुतः मातृभाषी शब्दों का उच्चारण करते समय स्वाभाविक रूप में अस्वर लोप कर देते हैं। परंतु अन्य भाषा भाषी हिंदी सीखता है तो उसे अवश्य मालूम होना चाहिए कि हिंदी के इन शब्दों का उच्चारण मातृभाषा भाषी कैसे करते हैं। यह नियम जानकर ही नहीं, अभ्यास द्वारा भी सीखा जा सकता है। 3.6 मानक स्वर, अवधारणा और स्वरूप। जो स्वर किसी भाषा विशेष के न होकर विभिन्न भाषाओं के स्थान निर्धारण के लिए बताए हुए मानदंड होते हैं, उन्हें मानक स्वर कहते हैं। इन्हें मान स्वर अथवा आदर्श स्वर भी कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के स्थान का सही अध्ययन करने के लिए विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने समय समय पर स्वर त्रिभुज या स्वर चतुर्भुज की अवधारणा दी गई। परवर्ती काल में विभिन्न भाषाओं के स्वरों के उच्चारण के समय एक्सरे आदि की सहायता से स्वरों के उच्चारण का औसत निकालकर जीभ की स्थिति को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। अग्र मध्य पश्च स्थितियों के बारे में अथवा संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत आदि के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास भी हुआ। आथ स्पष्ट है कि पर्याप्त शोध, परीक्षण आदि के पश्चात स्वरों की स्थिति, उच्चारण, प्रयत्न एवं उनके वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया है। 3.7 सारांश। इस इकाई के अंतर्गत अभी तक जितनी चर्चा की गई उससे यह स्पष्ट होता है कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। मात्रा के आधार पर स्वरों का यह वर्गीकरण काफी रोचक है। स्वरों के उच्चारण में जीभ तथा होठों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। स्वरों का उच्चारण वाद्यंत्र के किसी एक निश्चित स्थान से न होकर संपूर्ण मुख विवर में गूंज के रूप में होता है। यही कारण है कि उनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान की अपेक्षा उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। आपने यह भी पढ़ा कि संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत स्वरों के 4 भेद होते हैं। इस इकाई में आपने मानक स्वर के स्वरूप को भी भली भांति जानने समझने और उसे परिचित होने का अवसर प्राप्त किया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।